नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। आपको नहीं लगता इस देश में राजनीतिक जमात में कुछ ऐसे चेहरे हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। और इधर अगर आप ज़रा गौर से देखें, तो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इधर अखिलेश यादव, कुछ-कुछ ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और शरद पवार, ये ऐसे चेहरे हैं जिनमें एक होड़ छिड़ी हुई है। राहुल गांधी सावरकर को गाली देंगे और आए दिन देंगे। अखिलेश यादव और उनके कुछ फिरका परस्त मुस्लिम चेहरे जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, चाहे उनको वंदे मातरम के लिए करनी हो, चाहे इसी से संबंधित यानी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े हुए मुद्दों पर करनी हो, लेकिन वो खुल कर के करते हैं। पहले आजम खान थे, अब बर्क हैं, कुछ और भी चेहरे हैं। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और जो उनके संगी साथी हैं, संजय सिंह से लेकर के तमाम दूसरे लोग, वो किस तरीके से अमानतुल्लाह खान से लेकर के और तमाम दूसरे जो उनके चेहरे हैं, उनके पीछे खड़े रहते हैं। और दिल्ली दंगों में तो इन्हीं के एक पार्षद ताहिर हुसैन का नाम आया था, वो बंद है। शरद पवार कोई ऐसा मौका नहीं चूकते हैं जहां इनको महाराष्ट्र में अपने वोट बैंक को पुष्ट करने के लिए, पुख्ता करने के लिए अगर किसी भी हद तक जाना हो, बयानबाजी में, दूसरी चीजों में, तो जाने के लिए तैयार रहते हैं। और शरद पवार पर तो दुनिया भर के आरोप लगते रहे हैं। दाऊद इब्राहिम से, डी कंपनी से उनका नाम जोड़ा जाता रहा है। एनएन वोहरा कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसको सार्वजनिक करने और उस पर अमल करने की मांग कितने लंबे समय से की जाती रही है। जो पीवी नरसिम्हा राव के समय में जांच बैठाई गई थी और एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें विशेषकर महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, जो नेक्सस है, जिसमें पॉलिटिशियन भी हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, प्रशासन के भी हैं, माफिया भी हैं, लेकिन न जाने किन कारणों से वो रिपोर्ट दबाई जाती रही। लेकिन आप किसी चीज को कब तक दबाएंगे? वो चीजें निकल निकल करके सामने आनी ही हैं। अभी इनके बहुत नजदीकी नवाब मलिक, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे उद्धव ठाकरे सरकार में, वो किस आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किए हैं? वो दाऊद इब्राहिम के साथ अवैध कारोबार करने के आरोप में ही अंदर गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही अंदर गए हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र के बाहर भी। लेकिन जो ताजा प्रकरण है जिसकी वजह से शरद पवार एक बार फिर विवादों में आए हैं, वो है ये नागपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए। और शनिवार को यह कार्यक्रम था और ये था विदर्भ मुस्लिम बौद्धिक मंच के द्वारा आयोजित एक सेमिनार, एक कार्यक्रम, जिसमें विषय ही रखा गया था भारतीय मुसलमानों के सामने मुद्दे। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को इस तरह के कार्यक्रमों में जाना चाहिए? एक बड़ा सवाल है। इस तरीके से तो फिर अगर कोई सेमिनार आयोजित करे कि भारतीय हिंदुओं के सामने मुद्दे, तो क्या शरद पवार जाएंगे? या इनके जो संगी साथी हैं, वो ऐसे सेमिनार को बढ़ावा देंगे?
वहां जाकर के हिंदुओं के योगदान की, उनकी प्रशस्ति पर धारा प्रवाह बोलेंगे जैसे शरद पवार बोले हैं। और आम तौर पर कम से कम कला के क्षेत्र को जो फिरका परस्ती है, जो वोटों की तुष्टीकरण की जो कुनीति मैं कहूंगा ये अपनाई जाती है, कम से कम साहित्य को, कला को, इनको तो कम से कम बख्श देना चाहिए। और अभी तक कम से कम बख्श दिया गया था। लेकिन शरद पवार ने जो कुछ कहा है वो तो अपने आप में आश्चर्यजनक है। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने केरल से की और कहा कि साहब केरल में अल्पसंख्यकों का एक बड़ा हिस्सा है और किसी को ये अध्ययन करने की जरूरत है कि उस राज्य में जो अल्पसंख्यक हैं, उनका मतलब मुसलमानों से है, जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, वो मुख्य भाषा को कैसे समर्थन दे रहे हैं। यानी मलयालम को वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। क्या शरद पवार को इस पर परेशानी है कि वो जो वहाँ की मातृभाषा है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको अपनाते हैं? उसका भी अध्ययन करने के लिए कह रहे हैं। और जो अगली बात मैं बताने जा रहा हूं, विवाद उसको लेकर के शुरू हुआ है। इन्होंने कहा कि साहब बॉलीवुड में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम समुदाय का रहा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केवल मुस्लिमों का योगदान रहा है? ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा योगदान मुस्लिमों का रहा है। ऐसे बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूं। दादा फाल्के से लेकर के लता मंगेशकर और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन से लेकर के धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, पता नहीं कितने अनगिनत कलाकारों का, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, संगीतकारों का, गीतकारों का, तकनीशियंस का, कैमरामैन का, जो मुस्लिम नहीं थे उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। गायकों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जो हिंदू गायक हुए हैं। केवल मुस्लिमों का कंट्रीब्यूशन रहा है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्या इस तरह की बात किसी पॉलिटिशियन को कहनी चाहिए? आगे सुनिए क्या कहते हैं ये। ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों और उर्दू भाषा ने देश के सभी क्षेत्रों में योगदान दिया है। आज सभी क्षेत्रों में, चाहे कला हो, लेखन हो, कविता हो, सबसे ज्यादा योगदान अल्पसंख्यकों का है और उर्दू भाषा से आया है। उर्दू को और अल्पसंख्यकों को ये क्यों पकड़े बैठे हैं? क्योंकि इनको महाराष्ट्र में मुसलमानों को खुश करना है, इस तरह की गुड़ी गुड़ी बातें कह करके उनके वोट इनको चाहिए। तो इस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि बॉलीवुड को शीर्ष पर ले जाने में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा योगदान है। हमारे सामने बॉलीवुड है, जिन्होंने इसे शीर्ष पर ले जाने में सबसे अधिक योगदान दिया है, वे मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और हम उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आगे और भी आपत्तिजनक बातें इन्होंने अपने भाषण में कही हैं। इनका कहना है कि मुसलमान समुदाय के सदस्यों को लगता है कि देश का इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं मिला है, जो वास्तव में एक वास्तविकता है। आपको याद है एक बार मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। और अब क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं मुसलमान समुदाय के सदस्यों को लगता है कि देश का इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद उन्हें उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है।
और कितना बंटवारा इस देश का करेंगे। ये शरद पवार जैसे बेहया और बेशर्म नेता क्या 1947 में एक हिस्सा दे दिया था ना पाकिस्तान के रूप में? फिर 1971 में बांग्लादेश भी बन गया। और कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं शरद पवार? और अगर ये लोग चाहते हैं, यानी कांग्रेस के नेता, उस समय मनमोहन सिंह से अगर कहलवाया गया था, तो जाहिर है कांग्रेस की जो उस समय की अध्यक्ष थी सोनिया गांधी और उनके सुपुत्र और सुपुत्री और जो उनके अगर रणनीतिकार कोई थे तो उन्होंने कहलवाया होगा कि जरा ये कह दीजिए, मुसलमान खुश हो जाएंगे कि देश के संसाधनों पर पहला हिस्सा मुसलमानों का है। और अब लगभग वैसी ही बातें शरद पवार कर रहे हैं, बल्कि उससे भी 2 कदम आगे की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जो उनका हिस्सा है, जो उनको नहीं मिला है, उस पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए कि उनका उचित हिस्सा कैसे मिल सकता है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में उर्दू के इस्तेमाल की मांग करने वाले एक पुराने स्पीकर के जवाब में पवार ने भाषा की तारीफ की और कहा कि कई लोग पीढ़ियों से इससे जुड़े हुए हैं। हमें उर्दू स्कूलों और शिक्षा पर विचार करना चाहिए, लेकिन उर्दू के साथ-साथ हमें एक राज्य की मुख्य भाषा के बारे में भी विचार करना चाहिए। अब इस पर जाहिर है प्रतिक्रियाएँ तो आनी ही थी और प्रतिक्रियाएँ आई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई लोगों ने प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की। उनमें राम कदम भी हैं जो महाराष्ट्र के ही बीजेपी के एमएलए हैं। इनमें शहजाद पूनावाला भी है और उन्होंने तो बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कला और सिनेमा का एक धर्म होता है पवार साहब। लेकिन हम उस पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसके मंत्री नवाब मलिक डी कंपनी को लेकर के, उसके साथ कारोबार को लेकर के, संबंधों को लेकर के जेल की हवा खा रहे हैं। और ये भी बीजेपी ने कहा इनके बयान की निंदा करते हुए कि आप बॉलीवुड को भी फिरका परस्ती में झोंक रहे हैं, अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वोट बैंक के नाम पर कला को और सिनेमा को क्यों विभाजित करने की कोशिश की जा रही है? और शहजाद पूनावाला ने ये कहा है कि दादा साहब फाल्के, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, स्मिता पाटिल, माधुरी दीक्षित और भी बहुत सारे कलाकारों के नाम लिए जा सकते हैं। क्या इनका कोई योगदान नहीं है फ़िल्म इंडस्ट्री में? और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये तो जब-जब भी बड़ी वारदातें हुई हैं इस देश में, तो आतंकवादियों का बचाव करने के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम हैं अधिकांशतः, बल्कि 99.9% मुस्लिम ही हैं। कोई 1.1% भी आपको दूसरे समुदायों के नहीं मिलते हैं जो आतंकवादी हमला करके खून बहाते हैं। तो 100% आप मान करके चलिए। लेकिन तब तो कह दिया जाता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन कला और सिनेमा का धर्म होता है। अगर नहीं होता है, तो शरद पवार ने ये बयान क्यों दिया? और उन्होंने ये भी कहा कि पहले ये देश को हिंदू-मुस्लिम में बाँटते हैं, फिर कक्षाओं को बाँटते हैं। वे राजस्थान में भी अब बिजली को बाँटने लगे हैं। अब कला और सिनेमा को भी बाँट रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखद बात और कोई हो नहीं सकती है। और ये भी पूछा गया है कि ये अमिताभ बच्चन हों, धर्मेंद्र हों, राजेश खन्ना हों, जितेंद्र हों, ये सब कलाकार और बहुत सारे फ़िल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स,
उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाया। शरद पवार के हिसाब से केवल अल्पसंख्यक मुसलमानों ने ही उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और अगर वो ना होते और उर्दू ना होती तो शायद भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ऊंचाइयों पर पहुंचती ही नहीं। और द कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, उन्होंने तो 2 ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि शर्मनाक है ये, भगवान इन्हें जन्नत बख्शे, क्योंकि इन्होंने अपनी बरसों की जहन्नुम जो है वो इसी जन्म में बिता ली है। और उन्होंने ये भी कहा दूसरे ट्वीट में कि किसी भी राजा की तरह उनकी पार्टी ने भी टैक्स एकत्र किया। कई बॉलीवुडियों ने उदारता से योगदान दिया, बदले में उन्हें अपना किंगडम बनाने की अनुमति दी गई, यानी शरद पवार के जब मुख्यमंत्री रहते हुए। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि वे लोग कौन थे। शरद पवार के बयान ने मेरे सभी संदेहों को दूर कर दिया है। तो शरद पवार ने जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को भी फिरका परस्ती तौर तरीकों से बांटने की कोशिश की है और अपने अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश की है एक प्रोग्राम में, उसको लेकर के वो विवादों में घिर गए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।